हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। मेरा नाम है ज्योति और जैसा कि हमारी कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज चली हुई है, उसमें हमने प्यूरिटन एज तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम करेंगे रेस्टोरेशन एज। प्यूरिटन एज थी 1649 से लेकर 1660 तक। उसके बाद आती है हमारी 1660 से लेकर 1700 तक हमारी रेस्टोरेशन एज चलेगी। सबसे पहले हम रेस्टोरेशन एज में पॉलिटिकल बैकग्राउंड करते हैं, ठीक है। और जो हमारा थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं लास्ट लेक्चर का। लास्ट लेक्चर क्या, प्यूरिटन एज का ही ले लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट राइटर वहाँ पे आते हैं प्यूरिटन एज में हमारे जॉन मिल्टन। उनके बाद आते हैं हमारे जॉन बनियान, जॉन मिल्टन का तो सभी वर्क इंपॉर्टेंट है, उनका तो क्या ही रिवीजन करना, ठीक है। उनको तो अच्छे से लर्न कर लेना सब कुछ। जॉन बनियान का जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क है, बार बार रिपीट होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी लगाने में आता है, वो है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, पब्लिश इन 1678, ठीक है। इसका पब्लिकेशन देख लेना। हाँ, एक करेक्शन है, मैंने शायद एक था वो वर्क था, सॉरी, वो करेक्शन मैं अलग से आपको सोर्स डाल दूंगी, ठीक है। वो करेक्शन फिर डालती हूँ मैं, ठीक है। अभी थे हम जॉन बनियान पे, 1678 पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। फिर आते हमारे थॉमस ब्राउन, उनका वर्क है रिलीजियो मेडिकी, पब्लिश इन 1642। देन इजाक वाल्टन, कंप्लीट एंगलर 1653। रॉबर्ट वार्टन, एनाटॉमी ऑफ मेलैंकली 1621। एंड देन जेरमी टेलर, उनके वर्क्स हैं रूल्स एंड एक्सरसाइज ऑफ होली लिविंग एंड होली डेइंग। और हमारे अनदर इंपॉर्टेंट राइटर थे थॉमस ऑफ लेविएथम, पब्लिश इन 1651। ये तो हुआ हमारा रिवीजन। आज की जो हमारा रेस्टोरेशन है उसके बारे में समझते हैं। ये नाम कैसे आता है, रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन का मतलब है रिस्टोर। क्या रिस्टोर हुआ था? जो हमारे चार्ल्स सेकंड होते हैं ना, सॉरी, इनके फादर होते हैं चार्ल्स फर्स्ट। 1649 में इनको मार दिया जाता है। जो ओलिवर क्रोमवेल होते हैं, उनके अंडर जो गवर्नमेंट आती है, जो प्यूरिटन होते हैं, उनके द्वारा इनको मार दिया जाता है। और जो चार्ल्स सेकंड हैं, जो इनके बेटे हैं, वो भागकर फ्रांस चले जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है, 1658 में जो ओलिवर क्रोमवेल हैं, उनकी डेथ हो जाती है। चार्ल्स सेकंड दोबारा से आते हैं, ओलिवर क्रोमवेल के जो पीछे बचे हुए सक्सेसर थे उनको डिफीट करते हैं और दोबारा से रिस्टोर कर लेते हैं मोनार्की। याद रखना इंपॉर्टेंट वर्ड, व्हाट इज रिस्टोर्ड? मोनार्की। मोनार्की मीन्स गवर्नमेंट बाय किंग, जहाँ पे किंग राजा होता है, नहीं किंग राजा नहीं होता, किंग गवर्नमेंट चलाता है, ठीक है। जहाँ पे किंग गवर्नमेंट चलाता है, तो मोनार्की इज रिस्टोर्ड इन 1660, ठीक है। और कौन करते हैं मोनार्की को रिस्टोर? चार्ल्स सेकंड, ठीक है। कहाँ से आते हैं? फ्रांस से। आने के बाद क्या करते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट लॉन्च करते हैं ताकि ये अपनी जो सिविल वॉर जैसे इंसिडेंट दोबारा से ना हो। सिविल वॉर तो ये कंसेप्ट हमने कर लिया था ना पिछले लेक्चर्स में, जो सिविल वॉर जैसा इंसिडेंट दोबारा से ना हो। तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं जो रेस्टोरेशन एज है उनके अदर नेम्स देखते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। न्यू क्लासिकल एज कौन सी एज है, एज ऑफ ड्राइटन क्या है, या फिर आर्टिफिशियल एज या एज ऑफ प्रोज एंड रीजन, इनके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। ये सभी एक ही पीरियड के नेम हैं। रेस्टोरेशन एज आल्सो कॉल्ड न्यू क्लासिकल एज, एज ऑफ ड्राइडन, आर्टिफिशियल एज एंड एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, चार्ल्स लैम्ब। आर्टिफिशियल एज रेस्टोरेशन एज को कौन बोलते हैं? चार्ल्स लैम्ब। और एज ऑफ प्रोज एंड रीजन कॉल्ड बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अब हम कुछ एक्ट कर लेते हैं जो हमारे जो चार्ल्स सेकंड आते हैं वो लॉन्च कर रहे होते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारा कॉरपोरेशन एक्ट 1661 में। इट वॉज लॉन्च्ड टू स्ट्रेंथन द पावर ऑफ चार्ल्स सेकंड। चार्ल्स सेकंड की पावर को स्ट्रेंथन करने के लिए लॉन्च किया गया था। इन्होंने इसीलिए लॉन्च किया था, अभी बता रही हूँ ना, ताकि सिविल वॉर जैसी इंसिडेंट दोबारा से ना हो। तो ये क्या करते हैं, जो भी इनके लॉयल होते हैं उनको अपर जो स्टेटस है वो दे दिया जाता है, और जो इनके लॉयल नहीं होते उनको हटा दिया जाता है, ठीक है। एंड देन कम्स एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। इनका टाइम पीरियड है इंपॉर्टेंट, याद रख लेना इनको। एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी 1662। इसमें क्या था, इसमें मतलब इन्होंने तो पहले तो सभी जो मेन जो पद होते हैं वहाँ पे अपने आदमी नियुक्त कर दिए। उसके बाद बोलते हैं कि जो पूरा देश ना एक कॉमन बुक ऑफ प्रेयर उसके अकॉर्डिंग चलेगा।
मतलब एक टाइप से हम यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं ना, हमारे जो इंडिया में हम एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ना यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऐसा होना चाहिए, हम ऐसे बोलते हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है भी ये, भाई पूरे देश में एक ही कानून लागू होना चाहिए। तो कुछ इस टाइप की बातें करते हैं यहाँ पे। पूरा देश, पूरा जो हमारा इंग्लैंड है वो कॉमन बुक ऑफ प्रेयर इसके अकॉर्डिंग चलेगा। सबसे अपर ऊपर होगा किंग, उसके बाद चर्च, और ऐसे चलेगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग रूल सेट किए जाएंगे। एंड देन कम कन्वेंटिकल एक्ट। इट वॉज लॉन्च्ड टू चेक द पावर ऑफ प्यूरिटन। प्यूरिटन की जो प्यूरिटन थे उनको चेक करने के लिए, मतलब उनको बैन करने के लिए, उनकी एक्टिविटी को बैन करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। इसमें क्या होता है, इसमें ये प्राइवेट गैदरिंग को बैन कर देते हैं। मोर देन 5 पीपल, भाई 5 आदमी से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते, ठीक है। कुछ ऐसा होता है, हो सकते हैं लेकिन कब होंगे, या तो चर्च ऑफ इंग्लैंड उसमें होंगे, या फिर उनकी जो कॉमन बुक ऑफ प्रेयर है उसके अकॉर्डिंग उनकी गैदरिंग हो, कुछ ऐसा था। देन कम्स एक्सक्लूजन बिल। इनका टाइम पीरियड याद रखना। कॉर्पोरेशन एक्ट 1661, एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी 1662, कन्वेंटिकल एक्ट 1664, एंड देन कम्स एक्सक्लूजन बिल। अभी बात करते हैं हमारे जो चार्ल्स सेकंड होते हैं ना, इनका एक ब्रदर होता है जेम्स सेकंड। जेम्स सेकंड इनका ब्रदर होता है, वो कैथोलिक होता है, और ये जो चार्ल्स सेकंड है इनकी कोई लेजिटिमेट सन नहीं है, ठीक है। ये चाहते हैं कि मेरी डेथ के बाद जो जेम्स है, वो जेम्स सेकंड है, वो जो थ्रोन हासिल करे, वो राजगद्दी हासिल करे, वो मतलब राजा बने। तो लेकिन जनता उनको पसंद नहीं करती क्योंकि ये कैथोलिक है। तो फिर क्या होता है, जो हमारे जो पार्लियामेंटेरियन है, जो मतलब पॉलिटिशियन है, वो एक एक्सक्लूजन बिल लेके आते हैं 1679 में। और क्या था ये जो चार्ल्स सेकंड अपने ब्रदर को किंग बनाना चाहते हैं, उसके खिलाफ, मतलब चार्ल्स सेकंड से छुटकारा पाने के लिए एक्सक्लूजन बिल कौन लेकर आते हैं, जो पार्लियामेंटेरियन पॉलिटिशियन होते हैं, ठीक है। क्लियर। अब आता है हमारा, जब क्या होता है, चार्ल्स सेकंड की डेथ हो जाती है 1685 में, ठीक है। 1685 में चार्ल्स सेकंड की डेथ हो जाती है, और जो जेम्स सेकंड है उनको राजा बनना ही था क्योंकि इन्होंने बोला था, तो जेम्स सेकंड राजा बन जाते हैं। लेकिन क्या होता है, जो जनता है वो खुश नहीं थी, तो वो जेम्स सेकंड की 2 बेटियां होती हैं, एक मैरी होती है और एक एन। जो मैरी है, इनके हस्बैंड होते हैं विलियम ऑफ ऑरेंज। ये जो बातें बोल रही हूँ ना, वो आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन करनी है, ठीक है। जो जो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है वो मैं बोल रही हूँ, और वो इम्पोर्टेंट है जो भी वर्ड्स बोल रही हूँ। जो मैरी होती हैं, उसके हस्बैंड होते हैं विलियम ऑफ ऑरेंज, उसको इनवाइट करते हैं। और ये विलियम ऑफ ऑरेंज कहाँ के राजा होते हैं, फ्रांस के। उनको इनवाइट करते हैं, आप आओ और यहाँ के राजा बनो, इंग्लैंड के। तो इनको ये जनता इनवाइट करती है मैरी के हस्बैंड विलियम ऑफ ऑरेंज को। तो क्या होता है, 1688 में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन होती है। क्या होता है, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन आल्सो कॉल्ड ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, मतलब कोई खून खराबा नहीं होता इसमें, एक शांतिपूर्ण, एक ग्लोरियस रिवॉल्यूशन होती है। जहाँ जो जेम्स सेकंड है वो फ्रांस में भाग जाता है, और जो विलियम ऑफ ऑरेंज जो फ्रांस का राजा है वो विलियम थर्ड के नाम से इंग्लैंड का राजा बनता है, ठीक है। ये होता है। और फिर क्या होता है, जब ये विलियम थर्ड राजा बन जाता है, तो लुइस फोर्टीन्थ आस्क्ड हिम टू पे द टैक्स। जो लुइस फोर्टीन्थ फ्रांस का जो राजा था, वो बोलता है टैक्स दो, लेकिन ये मना कर देता है। लेकिन और फिर ये 1694 में जो हमारे लुइस फोर्टीन्थ है, मतलब फ्रांस इंग्लैंड पर आक्रमण कर देते हैं। फिर क्या होता है, एक मिनट में इसको रेज कर लेती हूँ। आक्रमण कर देते हैं 1694 में आक्रमण करते हैं, लेकिन लास्ट में इनके बीच एक संधि हो जाती है, जो युद्ध के बाद संधि बोलते हैं ना उसको, पीस। उसका नाम क्या था, पीस ऑफ रिजविक, 1697 में, ठीक है। और इंग्लैंड पे मतलब टैक्स देना मंजूर कर लेता है, उनको टैक्स देना स्टार्ट कर देता है। देन क्या होता है, विलियम थर्ड उनकी डेथ हो जाती है 1698 में। और यहाँ पे क्या होता है, पॉलिटिकल टर्बल स्टार्ट हो जाती है, ठीक है।
कब डेथ होती है? चार्ल्स सेकंड की डेथ होती है, 1 मिनट, चार्ल्स सेकंड की डेथ होती है 1685 में और विलियम थर्ड 1698 में। फिर क्या होता है, जो स्पेन है इंग्लैंड पर आक्रमण करता है, ठीक है। इन सब से बचने के लिए एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट लेकर आ जाता है, ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसमें क्या होता है, जो रोमन कैथोलिक है या फिर रोमन कैथोलिक से शादी कर लेता है वो राजा नहीं बन सकता। इसमें कुछ ऐसी बात की जाती है, केवल प्रोटेस्टेंट ही राजा बन सकते हैं, कुछ ऐसा है। लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखना है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट इन 1701 एंड देन वार ऑफ स्पेनिश सक्सेशन इन 1613। बस इतना ही करना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है इसमें। इतना ही था जो मैंने इंपॉर्टेंट बोला है, वो अपनी कॉपी में, जो मैंने बोला है वो भी कॉपी में नोट डाउन करना है, जो यहाँ पे लिखा हुआ था वो भी लिख रहा है और उसको अच्छे से याद कर लेना है। इससे ज़्यादा कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी बात करते हैं हम रेस्टोरेशन लिटरेचर कैरेक्टरिस्टिक्स। इस टाइप में रेस्टोरेशन एज में किस टाइप का लिटरेचर होता था, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी जाती है वो कॉमेडी ऑफ मैनर, ठीक है। इनका लिटरेचर क्या था, कैसा था, यहाँ पे कॉमेडी ज़्यादा यूज होती थी और कॉमेडी भी कैसी, कॉमेडी ऑफ मैनर। कॉमेडी ऑफ मैनर में क्या होता था, ये ओब्सीन वर्ड्स या ओब्सीन डायलॉग यूज करते थे, ठीक है। वो कैसे होते थे, बाउडी, डर्टी एंड हिलेरियस। और क्या पर्पज था, मेक फन ऑफ पीपल, मतलब वो सिर्फ एक कॉमेडी के तौर पर ही यूज होते थे, क्योंकि पीपल प्यूरिटन एज में काफ़ी थक चुके थे प्यूरिटन के रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर करके, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने जो ये हमारे थिएटर हैं वो भी क्लोज कर दिए थे। पीपल मतलब अगर हमारी लाइफ में कोई एंटरटेनमेंट नहीं होगा तो हम बोर हो जाएंगे और इंसान को खुश रहना भी ज़रूरी है। तो थिएटर क्लोज होने के बाद वो एक काफ़ी बोर हो गए थे अपनी लाइफ से, तो थोड़ा सा उनको रिलैक्स चाहिए होता है, तो ये इसको काफ़ी पसंद किया जाता है इस टाइप ऑफ कॉमेडी को। कौन सी कॉमेडी थी ये, कॉमेडी ऑफ मैनर, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ इसी मैनर में हमारा मतलब वर्क्स निकल कर आते हैं। जो भी ड्रामा था वो कॉमेडी ऑफ मैनर में था, ठीक है। और फिर क्या था, सेटायर भी काफ़ी लिखे जाते हैं। अगर हम देखेंगे जॉन ड्रायडन है, उनका मैकफ्लेक्नो है, ठीक है, एब्सलम एंड एक्टोफेल है, ठीक है, ये सेटायर ही हैं। एंड देन हीरोइक कपलेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो हीरोइक कपलेट है वो एक कॉमेडी ऑफ मैनर और हीरोइक कपलेट, ये दोनों मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रेस्टोरेशन एज की। हीरोइक कपलेट क्या होता है, कपलेट तो 2 लाइन होती है ना, इसको अच्छे से करवाती हूँ मैं। कपलेट क्या होता है, 2 लाइन स्टैंजा, कपलेट 2 लाइन स्टैंजा। और हीरोइक कपलेट जहाँ पे 10 सिलेबल्स होते हैं। 10 सिलेबल्स क्या होते हैं, मतलब आप सिलेबल्स को मात्रा समझ लीजिए, जहाँ पे एक सेंटेंस में 10 मात्राएं होती हैं, है ना। और ये मात्रा 2 मात्रा मिलकर 2 सिलेबल्स मिलकर 1 फुट बनाते हैं, 1 फुट, ठीक है। तो 10 सिलेबल को पेंटामीटर भी बोल देते हैं, ठीक है। पेंटा मीन्स 5 मीटर, ठीक है। तो हीरोइक कपलेट आयम्बिक पेंटामीटर में होता था और इसमें, या फिर ये बोल लो आयम्बिक पेंटामीटर में होता था, या फिर इसमें 10 सिलेबल्स होते थे और 2 लाइन वर्स, 2 लाइन स्टेंजा, मतलब स्टेंजा बोलो या वर्स, लेकिन जो हमारी पोइट्री की लैंग्वेज होती है उसमें स्टेंजा को वर्स ही बोल सकते हैं, ठीक है। और राइमिंग होती थी ये, ठीक है। तो हीरोइक, हाँ एक और इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले जो हीरोइक कपलेट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले हमारे जो जोफ्री चौसर है वो यूज करते हैं। और वो कहाँ पे यूज करते हैं, मैंने आपको करवाया हुआ है क्लास में, ठीक है। वो करते हैं लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, ठीक है, लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। सबसे पहले हीरोइक कपलेट का यूज करते हैं जोफ्री चौसर। और जो लीजेंड ऑफ गुड वुमेन है वो शायद 9 लेडीज की स्टोरी है, वो प्लान करते हैं 13 कुछ, शायद इतना ही है, मैं कल बता देती हूँ इसको, मेरे हिसाब से इतना ही है। तो लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में हीरोइक कपलेट का यूज करते हैं सबसे पहले। और सबसे ज़्यादा यूज कहाँ पे होता है फिर हीरोइक कपलेट का, रेस्टोरेशन एज में। और हीरोइक कपलेट को आप समझ चुके होंगे। रीओपनिंग ऑफ थिएटर, जैसा कि मैंने बता दिया है, जो हमारे जो प्यूरिटन होते हैं जो थिएटर को क्लोज कर देते हैं, 1642 में थिएटर क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। और अराउंड 5 सितंबर है शायद डेट, 5 सितंबर 1642 में ये
जो हमारे थिएटर हैं क्लोज हो जाते हैं। लेकिन जब रेस्टोरेशन आता है, चार्ल्स सेकंड दोबारा से थिएटर ओपन करने के लिए बोल देते हैं और 1660 में दोबारा से ओपन हो जाते हैं थिएटर। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1642 से पहले, इससे पहले थिएटर कब क्लोज होते हैं, ये मैंने बताया था। आप कमेंट करो और बताओ। 1642 से पहले भी थिएटर क्लोज होते हैं। मैं रीज़न बता देती हूँ आपको, लेकिन आपको डेट बतानी है। रीज़न था प्लेग की वजह से, प्लेग की वजह से थिएटर क्लोज होते हैं 1642 से पहले भी। ठीक है, तो वो कब होते हैं आपको डेट बतानी है, मतलब ईयर बताना है उसका। ठीक है, तो क्लोज होते हैं 1642 में, ओपन होते हैं 1660 में। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंच लिटरेचर। फ्रेंच लिटरेचर मतलब इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच लिटरेचर। जो हमारा रेस्टोरेशन एज है ना, उसके लिटरेचर पर फ्रेंच लिटरेचर का काफ़ी कुछ प्रभुत्व था। कैसे था, जो हमारे जो चार्ल्स सेकंड है, सबसे पहले बताया था, वो भागकर फ्रांस चले जाते हैं, उसके साथ कुछ कोर्टियर भी जाते हैं और कुछ भी और अदर पीपल भी जाते हैं। तो उन कोर्टियर्स की लैंग्वेज पे, उनके खान पान पे, जहाँ पे हम रहते हैं, हमारा उन चीज़ों का परछावा हमारे ऊपर दिखता है, हमारी लैंग्वेज पे, हमारी राइटिंग पे, तो उनसे प्रभावित होते हैं और यहाँ पे आते हैं दोबारा से, पीपल उनको कॉपी करते हैं और ऐसे फ्रेंच इन्फ्लुएंस दिखाई देने लगता है, हमारे लिटरेचर में भी दिखाई देता है। ठीक है, तो किसका इन्फ्लुएंस है रेस्टोरेशन लिटरेचर में, फ्रेंच लिटरेचर का। ठीक है, और क्यों है मैंने रीज़न बता दिया। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगी। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बस इतना ही। अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर भी करें। ठीक है, बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे।